हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद SKVM में। आज हम इतिहास के तीसरे एपिसोड पर हैं, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये सभ्यता किस तरीके की थी। लेकिन इस सभ्यता में या इस सभ्यता को जानने से पहले मैं आपको कहूँगा कि ये जो वीडियो है, ये जानकारी है, वो SSC में जो जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप GS में और जिसमें इतिहास आता है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ से आप SSC में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इसमें बताए जा सकते हैं। यहाँ से मैं जितने भी आपको मैं जो जानकारी दूंगा उसमें SSC के कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ से आउट हो। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, बस आप धैर्य रखें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी लाऊंगा, जैसे पिछली वीडियो में लाया था कि पिछली वीडियो में बताया था कि जो क्वेश्चन हैं वो जो पिछले कई वर्षों से आए हैं, SSC में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से चीज़ें देखी गई हैं। वैसे ही इस वीडियो में भी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ से 10 क्वेश्चन मैं ऐसे बताऊँगा जो SSC में आए हुए हैं, जो इसमें जानकारी सम्मिलित होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बहुत पुरानी सभ्यता है। इसके बारे में अभी तक हमें जानकारी तो है कि ये सभ्यता थी, लेकिन ये कितनी पुरानी है या इसमें क्या क्या था, बिल्कुल सटीक जानकारी जो हमें चाहिए, जैसे हमें किसी किताब में मिले या उसमें जो वहाँ पर जो चित्र मिले हैं, जो लिपि मिली है, उसे हम जान सकें, उन चीज़ों को हम पहचान सकें। अगर उन चीज़ों को हम पहचान पाएँ तो हम सटीक रूप से बता पाएंगे कि वहाँ वो जो सभ्यता थी वो कैसे विकसित हुई, किस तरीके से विकसित हुई और कैसे ख़त्म हुई। अभी हम केवल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतना जानते हैं कि ये सभ्यता विकसित हुई और एक चरम स्तर पर पहुंची और उसके बाद इसका पतन हो गया। किस कारण से पतन हुआ ये हम नहीं जानते, ये इतनी उच्च लेवल तक कैसे पहुंची ये पता नहीं जानता। हमें इतना पता है कि ये सभ्यता विकसित तो हुई, इसमें क्या क्या था, क्योंकि उस समय क्या चीज़ें उपयोग में लाई जाती थी वो वहाँ पर मिली हैं। जैसे महान स्नानागार मिले, अन्नागार मिले, वहाँ पर जो फसलों की अवशेष मिले उससे हमें पता लगाया जाता है कि ये इन फसलों का उपयोग करते थे। पशुओं के अवशेष मिले कि जिससे पता चलता है ये वो पशु का जो पालन करते थे। हमें व्यापार के मार्ग भी दिखते हैं कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार भी करते थे, जैसे मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, ग्रीस से व्यापार करते थे, क्योंकि मोहरें मिली हैं। व्यापार किससे होता था? मोहरों से होता था। पर ये नहीं पता वहाँ सिक्के थे या नहीं थे। हमें ये नहीं पता कि ये किसी भगवान की पूजा करते थे कि नहीं करते थे। वहाँ मूर्तियाँ तो मिली हैं, लेकिन सटीक रूप से पता नहीं रहा, बताया नहीं जा सकता कि ये किसी देवी देवता की पूजा करते थे। हाँ, कुछ मूर्तियों से पता चलता है। हमें यहाँ के लोगों का धर्म पता नहीं है कि वो किस धर्म को मानते थे। हाँ, प्रकृति पूजा थे, ये तो मानते कि प्रकृति की पूजा करते थे, ऐसा तो सभी लोग करते हैं। तो ये सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता कितने एरिया में फैली हुई थी। तो मैं आपको बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में वर्तमान में इन 3 देशों में फैली हुई है। 1947 से पहले या अंग्रेजों के शासनकाल में ये पूरा एक भारत ही था, अखंड भारत था, लेकिन अभी ये अलग अलग देश बन चुके हैं। तो हम देशों को देखेंगे कि 3 देश में फैली हुई है, भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। इसको हम त्रिभुजाकार कहा जाता है। इस सभ्यता को त्रिभुजाकार आकार दिया गया है। ये सभ्यता त्रिभुज के आकार में। ये कहाँ है, ये मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊं। ये भारत के उत्तर भारत में, पश्चिमी उत्तर में, उत्तर और पश्चिमी भारत में, ऊपर पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान और इधर थोड़ा भाग अफगानिस्तान। ये 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। अगर इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भाग देखे जाएं, हम देखें कि इसको उत्तर में भाग कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। तो उत्तर में देखें तो मांडा, एक मांडा स्थान है जम्मू कश्मीर में। उस जम्मू कश्मीर में जो मांडा स्थान है वहां तक इसके अवशेष मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, मतलब स्थान मिलते हैं जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में देखेंगे तो दैमाबाद,
देमाबाद जो महाराष्ट्र में, देमाबाद जो महाराष्ट्र में स्थान मिलता है। पूरब में आलमगीर यूपी में स्थान है, आलमगीर वहां पर इसके स्थान मिलते हैं। और पश्चिम में देखा जाए तो सुतगाडोर जो पाकिस्तान में, ये इसके ऐसे क्षेत्र हैं जिस एरिया में ये पूरा मिलता है। ऐसे देखा जाए तो ये पूरा भाग जो है, इतने भाग में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिलते हैं। लेकिन कोई पूछे उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में या पूरब में कौन कौन से स्थान है, तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, पूरब में आलमगीर उत्तर प्रदेश, दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र और पश्चिम में सुतगाडोर पाकिस्तान। ये वो स्थान है जिस पूरे स्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिलते हैं। इसके बियॉन्ड नहीं मिलते, इसके बीच में ही मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, उन प्रमुख स्थलों को जहाँ जहाँ देखा गया है वहाँ नदी भी है। जो महान स्थल हैं, उन वो बड़े बड़े स्थल हैं, वो वहाँ पर तो वो नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि अभी भी वर्तमान में चाहे इलाहाबाद हो, आगरा हो, दिल्ली हो, चाहे कितने भी बड़े बड़े शहर हों, वो शहर हमेशा किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्योंकि उस समय और वर्तमान में हर समय पानी मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। जहाँ पानी होगा, कृषि अपने आप अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी, मानव के जीवन यापन के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे, घास पैदा होगी तो पशुओं के लिए समस्या नहीं होगी, कृषि वहाँ पर कृषि होगी तो आर्थिक स्थिति सही होगी, पीने के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जहाँ जहाँ बड़े बड़े शहर हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगरा यमुना नदी के किनारे है, इलाहाबाद, दिल्ली, ये समझ लो जितने भी बड़े बड़े देश शहर हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे हैं। हर देश में यही है कि जो शहर हैं वो किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे हैं। वैसे ही यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता में भी जितने भी बड़े शहर होंगे वो किसी न किसी नदी के किनारे होंगे। ये तो मैंने बता दिया आपको स्थल। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता खोजी किसने, या सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे पड़ा। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो भी नाम आता है। तो उसके बारे में आपको बताऊं तो ये स्थल ध्यान रखना कि सुतगाडोर पश्चिम में, मांडा उत्तर में, आलमगीर पूरब में और देमाबाद दक्षिण में। इन सभी जो स्थान हैं, इन सभी स्थानों के बीच में ही सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं। त्रिभुजाकार आकृति में ये स्थल है, बहुत सारी त्रिभुजाकार आकृति की ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है। देश मैंने बता दिए। अब मैं आपको बताऊं कि इसकी खोज किसने की। तो सबसे पहले खोज हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी खोज हुई थी हड़प्पा की। एक स्थान है, उस हड़प्पा स्थान की खोज हुई। मतलब हड़प्पा पहले उस स्थान का नाम था। उस स्थान पर ये दयाराम साहनी के द्वारा कुछ चीज़ें खोजी गई। उन खोजों में चीज़ें खोजी गई, इसलिए उस स्थान का नाम या इस सभ्यता का नाम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता रखा जाता है। मतलब वो स्थान जहाँ पर वो सबसे पहले खोजी गई हैं, उस स्थान के नाम पर ही इस पूरी सभ्यता को नाम दिया गया। इसलिए इस सभ्यता को दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उन्नीस सौ 21 में। अब आप कहोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पड़ा। इस हड़प्पा स्थान पर जो हड़प्पा तो रावी नदी पर है, लेकिन 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा एक स्थान की खोज हुई जिसे कहते हैं मोहनजोदड़ो। ये जो स्थान है, ये स्थान सबसे बड़ा स्थान माना जाता है जो वर्तमान में पाकिस्तान में। ये सिंधु नदी के किनारे है और इस हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थल है वो इस सिंधु नदी के सहायक नदियों के किनारे पर ही हैं, जिसमें प्रमुख नदी सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियां जितनी भी हैं
जो पंचनद, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम 5 नदियां हैं। ये 5 नदियां या उससे और भी जो छोटी छोटी नदियां हैं, वो सभी नदियां अधिकतर सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधु नदी है उस सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आप कंफ्यूज में होंगे कि हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थान पर इसकी खोज हुई थी। इसको खोजा गया था। अब खोज कैसे होगी? कुछ स्थान मिलते हैं, उस स्थान पर माना जाता है कि जब दयाराम साहनी से पहले अंग्रेजों के द्वारा भी एक मेनन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भी इसकी खोज की थी, लेकिन उस समय इसकी इतनी तुलना नहीं की गई थी, मतलब इसको इतना अच्छे तरीके से देखा नहीं गया था। अंग्रेज तो ये कहते थे कि भारतीय तो वैसे ही अनपढ़ है, क्योंकि ये पढ़े लिखे होते तो हमसे हमारे गुलाम कैसे होते, तो उन्होंने इतनी उनकी छानबीन नहीं की। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा अच्छी तरीके से उसकी छानबीन की थी और हड़प्पा नामक स्थान पर उसको खोजा गया, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो स्थान प्रमुख हैं, वो जिन जिन नदियों के किनारे हैं, वो सभी नदियां इस सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, इसलिए वो पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। मैंने आपको 2 शब्द हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये 2 शब्द आपको समझ में आ चुके होंगे कि इनको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ये नाम ध्यान रखना, पूछ लिए जाते हैं कई बार कि दयाराम साहनी के द्वारा किस स्थान की खोज की गई, या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की 1922 में। ये 2 नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। इस मोहनजोदड़ो को एक नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इस नाम से भी इस स्थान को जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को। इस मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन का मटेरियल है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जो राखल दास बनर्जी ने किस स्थान की खोज की, और हड़प्पा जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना रावी नदी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ है, और मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। सबसे बड़ा स्थल भी माना जाता है। अभी उस समय तो सबसे बड़ा स्थल था जो पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान में, भारत में सबसे बड़ा स्थल अलग है, लेकिन सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी किनारे है, अभी पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में। ये 2 स्थान, इनको याद रखना। अब हम इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या क्या है। लोग सिंधु घाटी सभ्यता को इतना अच्छा क्यों मानते हैं? इसकी ऐसी क्या खूबी है कि सिंधु घाटी सभ्यता से? हाँ, इसका समय काल मैंने अभी नहीं बताया आपको। इस विशेषता से पहले इसका समय काल मैं आपको बताऊं। समय काल ये तो मैं बता रहा हूं, चीजें समझा रहा हूं, लेकिन इसकी जो PDF है या इसकी जो अच्छे से मटेरियल जो है वो हमारे टेलीग्राम पर स्टडी विद SKVM, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उसमें मैंने पिछली वीडियो की लिंक और PDF डाल दी है। इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उसके शॉर्ट नोट्स मैं उसमें डाल दूंगा, जिससे आप नोट्स भी बना सकें। केवल इस वीडियो से आप समझें, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाएं और उनको देखें, पढ़ें, चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं इसका समय काल बताऊं तो माना जाता है कि समय काल इसका 3000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। सटीक रूप से नहीं कह सकते, लेकिन इतना है। इस समय काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के समय काल को 3 भागों में, जिसे हम कहते हैं, पहला कहते हैं प्राचीन हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, प्राचीन हड़प्पा सभ्यता जहां से विकसित हो रही थी। अब हम देखेंगे कि प्राचीन के बाद परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, जहां पर यह सभ्यता बिल्कुल विकसित हो चुकी है, प्राचीन हड़प्पा सभ्यता। तीसरी हम देखेंगे जहां पर पतन की ओर जा रही है। तो जो विकसित हो रही है प्राचीन हड़प्पा सभ्यता, जहां जहां विकसित हो रहे हैं, तो उसका समय काल देखा जाए तो 3000 से 2500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व की बात हो रही है, अभी ईसवी की बिल्कुल बात भी नहीं हुई। ईसा पूर्व परिपक्व हड़प्पा है। वो परिपक्व हड़प्पा 2500 से 1900 ईसा पूर्व में मानी जाती है।
जो विकसित हो चुकी थी, जहां जिस सभ्यता को मानव आज भी अचंभित हो जाता है कि आज से 2500 ईसा पूर्व भी लोग इतने विकसित थे कि वो हमसे भी ज़्यादा। अभी वर्तमान में भारत में ऐसे नगर बहुत कम है कि जिस समय ऐसे नगर बसे हुए थे जिसे हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहते हैं। ऐसे नगर उस समय 2500 ईसा पूर्व बसे हुए थे जिसे हम आज बसा पा रहे हैं। बिल्कुल सड़कों का पैटर्न समकोण पर था, नालियां ढकी हुई थी, पानी की उचित व्यवस्था थी, घर 2 मंजिला थे। ये सारी विशेषता जो वर्तमान में पाई जाती है वो उस समय भी विद्यमान थी, इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और पतन में देखेंगे तो वो 1900 से 1400 ईसा पूर्व, ये इसका समय काल है। समय काल पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका 3000 से 1400 ईसा पूर्व के बीच में जो भी है वो हड़प्पा सभ्यता का समय काल है। इन हड़प्पा सभ्यता के समय काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। प्राचीन हड़प्पा सभ्यता जो 3000 से 2500 ईसा पूर्व, परिपक्व जहाँ विकसित हो चुकी है, बिल्कुल विकसित है अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के लिए, तो वो 2500 से 1900 ईसा पूर्व। और पतन जहाँ से वो धीरे धीरे करके पतन के रूप रास्ते जाती है। आपने एक बात सुनी होगी कि एक चीज़ बिल्कुल एक चरम स्तर पर पहुंचेगी, उस चरम स्तर पर पहुंचने के बाद अपने आप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो, अपनी चीज़ें बिल्कुल चरम सीमा पर मेहनत करोगे, आप भी किसी न किसी चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। जब व्यक्ति उम्र बढ़ती है तो एक चरम सीमा तक उसमें निखार आता है, कुछ भी चीज़ें बढ़ती हैं, फिर उसके बाद एक समय के बाद वो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सारी चीज़ें एक चरम स्तर तक पहुंच जाती हैं, उसके बाद अपने आप डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही हम अभी विकसित हो रहे हैं, तो हम भी मानते हैं कि अभी हम विकसित पूर्ण रूप से नहीं है। हमारा भी समय ऐसा आएगा, मानव भी एक ऐसी सभ्यता लाएगा कि बिल्कुल चरम स्तर तक पहुंचेगी, फिर उसके बाद उसका पतन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। आप किसी भी तरीके का लीजिए, मौर्य साम्राज्य, इतिहास में लोगे तो मौर्य साम्राज्य बिल्कुल चरम स्तर पर पहुंचा दिया अशोक ने, उसके बाद पतन होना स्टार्ट हो गया। मुगल काल चरम स्तर तक पहुंचा दिया, फिर उसके बाद डाउन हुआ। हर चीज़ का एक समय आता है, स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग के बाद चरम स्तर तक पहुंचता है, उसके बाद उसकी जो चीज़ें होती हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये सभी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में भी थी। प्राचीन जब विकसित हो रही थी हड़प्पा, उसके बाद परिपक्व पहुंचा जो बहुत विकसित हो चुका है, उसके बाद पतन, ये समय काल था हड़प्पा सभ्यता का। ये टोटल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का समय काल है। अब हम इसकी विशेषता पे बात कर रहे थे, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। ये सभी मैंने अपनी जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद एसक्यूएम में, इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जो उसको नोट्स बना सकते हैं और अपनी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। नोट्स बनाने की वैसे ज़रूरत तो क्लास के बाद नहीं होगी, क्योंकि आप चाहे कोई भी बुक पढ़ो तो सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी और वीडियो को अच्छे तरीके से आपने देखा है। तो अब हम इस सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में बात करेंगे कि विशेषता क्या क्या है इसकी। तो सबसे प्रमुख विशेषता है, तो सबसे पहले है ये शहरी सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। दूसरी, इसमें पक्की सड़कें थी, और वो भी सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, पक्की सड़कें थी। उसके बाद घर जो थे वो पक्के तो थे, साथ साथ 2 मंजिला थे। 2 मंजिला घरों की विशेषता मानी जाती है। अगली विशेषता जल निकासी, बहुत अच्छी जल निकासी थी। ड्रेनिंग सिस्टम जो इसका जल निकासी सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। जो गंदा पानी था सीधी घर से निकलकर बड़े नाले में मिलती थी। जल निकासी की व्यवस्था उस समय जैसी मौजूद थी वैसी आज के समय में भी अच्छे शहरों में नहीं है। सड़कें समकोण पर काटती थी, शहरी सभ्यता थी, कृषि संपन्न थी। उसके बाद व्यवसाय करती थी, व्यापार करते थे। किससे? मेसोपोटामिया, और मिस्र, इन देशों से व्यापार होता था। लेकिन और इसकी विशेषता थी वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, यहाँ सिक्के नहीं मिलते, मोहरें मिलती हैं, लेकिन उन मोहरों से
व्यापार तो नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है? एक वस्तु लो और दूसरी वस्तु दो। हम एक वस्तु की तुलना से दूसरी वस्तु की तुलना करते थे और खरीदते थे। हमारे पास गेहूं है तो हमने उसको, दूसरे व्यक्ति के पास चावल है तो हमने गेहूं दिए, उतने चावल ले लिए। ये वस्तु विनिमय प्रणाली है। हमारे पास कोई दूसरी वस्तु है और उसके पास कोई दूसरी वस्तु है, उन्होंने एक दूसरे से आदान प्रदान किया और अपने आप को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया, तो उसे कहते हैं हम वस्तु विनिमय प्रणाली। ये उसकी मुख्य विशेषताएं थी। अब हम देखेंगे तो इसकी और विशेषता देखें तो इसकी विशेषता थी पक्की सड़कें हो गई, घर पक्के हो गए, जल निकासी हो गई, शहरी सभ्यता हो गई, कृषि संपन्नता थी या व्यापार योग्यता, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। और हम देखेंगे कि यहाँ पर और भी बहुत सारी इसमें विशेषताएं थी सिंधु घाटी सभ्यता में। वो इतनी सारी विशेषताएं थी कि लोग अचंभित हो गए थे। मोहरों का उपयोग, सबसे ज्यादा मोहरों का उपयोग हुआ है। मोहरों का उपयोग, मोहर देखो, सिक्के अलग होते हैं, मोहर अलग होती है। किसी भी वस्तु को पैक किया, उस पर मोहर लगाई और दूसरे स्थान पर भेज दिया, जिससे उस व्यक्ति को पता चले कि ये मोहर जिस व्यक्ति ने भेजा है, तो बीच में कोई खुला नहीं है ये पार्सल, या किसी की मोहर होती है। मोहर अलग होती है, सिक्के व्यापार करने के लिए जो मुद्रा होती है वो अलग होती है। तो ये ध्यान रखना, मोहरों में लोग अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं कि मोहरों से व्यापार होता था। मोहरों से व्यापार नहीं, मोहर अलग होती है। और प्रकृति पूजा थे, प्रकृति पूजा होती थी। मूर्तियां मिली हैं, लेकिन उन मूर्तियों से ये नहीं लगता कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। हाँ, प्रकृति की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, अग्निवेदियां बनी है। उन्होंने प्रकृति पूजा, पेड़ों की पूजा करते हुए दिखाए गए। एक पशुपति की मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से एक पशुपति की मोहर मिली है, जिनके चारों ओर जीव जंतु पाए जाते हैं। उन्हें माना लोगों ने देखा है कि वो हो सकते हैं इनके देवता हों, कुल देवता हों, जिनकी ये पूजा करते हो। तो प्रकृति पूजा तो थे, इतना तो हमें पता है। यहाँ अंधविश्वास था, अंधविश्वास भरा हुआ था। ताबीज मिलते हैं, अंधविश्वास कैसे पता चलता है? ताबीज मिलते हैं, ताबीज का प्रचलन था, तो जिससे हमें पता चलता है कि अंधविश्वास में थे। मैंने आपको बताया यहाँ की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, चित्रात्मक लिपि है, आप ध्यान रखना। चित्रात्मक जो लिपि है वो चित्रात्मक है, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। और हमने उसको पढ़ पाया तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के उन अनसुलझे किस्सों को भी सुलझ पाएंगे जो अभी तक हमें जिनके बारे में पता नहीं, क्योंकि हम लिपि नहीं पढ़ पाए। लिपि नहीं पढ़ पाए तो हमें पता ही नहीं है ये किसकी पूजा करते थे। हम लिपि नहीं पढ़ पाए तो ये हमें ये नहीं पता कि ये कितनी चीजें जानते थे। आप समझ पा रहे हो? हम जब तक लिपि नहीं पढ़ पाएंगे, तो ध्यान रखना, लिपि जो होती थी वो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि पहले ऐसे लिखना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद नीचे से ऐसे करना स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद ऐसे, इस तरीके से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरीके से इनकी लिपि है, चित्रात्मक लिपि है। उसको पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। 200 से ज्यादा शब्द में ऐसे चित्र मिले हैं जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक है। शब्द 200 से ज्यादा, तो अक्षर शब्द नहीं, सॉरी, अक्षर जो मिलते हैं वो अलग अलग तरीके के 200 से ज्यादा चित्र। ये हो गई इस सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख स्थल मिले उन स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे कि वो स्थल कौन कौन से हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के इंपोर्टेंट स्थल हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है, उनके बारे में हम देखेंगे। ये तो होगी इसकी विशेषता है। इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी किताब पढ़ोगे या एग्जाम में कोई क्वेश्चन इतिहास से देखोगे तो आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएंगे। मैं मानता हूँ कि यहाँ से एसएससी के वनडे एग्जाम में से क्वेश्चन आगे नहीं निकलेगा। यहाँ तक कि पीसीएस में भी यही ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब स्टार्टिंग हम कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में मैं एनसीईआरटी भी स्टार्ट करूँगा इसी चैनल पर, एनसीईआरटी भी स्टार्ट करूँगा। जीएस के किसी भी तरीके की आपको समस्या इस चैनल पर नहीं आएगी। जीएस के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन
उसके वो जब तक नहीं होगा जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कमेंट जरूर करना है। मैंने जितने क्वेश्चन बोले उसमें कुछ बच्चों ने ही कमेंट किए। आपने इतनी वीडियो देखी है, पूरी वीडियो देखते हो तो कमेंट करो कि कमेंट में मुझे, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि लोग देख रहे हैं, रेस्पॉन्स दे रहे हैं और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मुझे अच्छा लगता है। आप लाइक करें, कमेंट भी करें। मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर करें, लाइक तो कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो देखते हो तो कंप्लीट तो कर सकते हो उसको, कमेंट में अपने विचार लिख सकते हो। तो मैं कहूँगा कमेंट जरूर करें जितनी भी मैं इस चीज़ में बताऊँ या पूछूँ। मैंने क्वेश्चन पिछली बार, जब तक आप नहीं कहोगे, आप नहीं करोगे तब तक चीज़ें सही से नहीं हो पाएंगी, इसलिए आप इतना तो ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल तो सबसे इम्पोर्टेंट हड़प्पा, वर्तमान में पाकिस्तान में है ये। तो हड़प्पा ऐसी क्या विशेषता थी हड़प्पा में? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये किस नदी पर है। तो ध्यान रखना, रावी नदी पर है। हड़प्पा जो स्थान है वो किस नदी पर है? रावी नदी पर है। हड़प्पा की खोज मैंने बता दिया है दयाराम साहनी द्वारा 1921 में इसको खोजा गया। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले। हड़प्पा में मिट्टी की एक मूर्ति मिली है, देवी माँ की मिट्टी की मूर्ति। सबसे इंपोर्टेंट है अन्नागार, 6 अन्नागार हड़प्पा में मिले, रावी नदी किनारे है। दयाराम साहनी ने 1921 में इसे खोजा गया और सबसे पहले ये स्थान खोजा गया, इसलिए इसी नाम पर इस पूरी सभ्यता का नाम पड़ा है हड़प्पा सभ्यता। मिट्टी की मूर्ति मिली है। उसके बाद यहाँ गेहूं जौ के साक्ष्य मिले, गेहूं और जौ के। यहाँ पर गेहूं जौ के साक्ष्य, यहाँ पासे की आकृति में कुछ चीजें मिली हैं जिससे वो खेल खेलते थे, उनके खेल के बारे में जानकारी मिली है। तो इतनी चीजें हम हड़प्पा से जान सकते हैं कि हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। किस व्यक्ति ने खोजा? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। 6 अन्नागार, सबसे इंपोर्टेंट 6 अन्नागार। अन्नागार में किस स्थान पर है सिंधु घाटी सभ्यता में? तो हड़प्पा पर। मिट्टी की मूर्ति मिली है। गेहूं जौ के साक्ष्य मिले कि यहाँ पर ऐसी अन्नागारों में गेहूं और जौ रखे जाते थे, और पासा इसकी आकृति भी मिली है। अब दूसरा स्थान मोहनजोदाड़ो। सबसे इंपोर्टेंट स्थल मोहनजोदाड़ो के हम देखेंगे ये किस नदी पर है? तो ध्यान रखना ये सिंधु नदी पर है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी पर है। इसमें इसकी विशेषता क्या क्या है? यहां सबसे इंपोर्टेंट पशुपति की मोहर मिली है। मैंने अभी बताया था पशुपति की मोहर। पशुपति की मोहर एक ऐसी मोहर जहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है आसन मारे हुए, उसके सिर पर एक मुकुट रखा हुआ है जो सींग के आकार में है। उसके चारों तरफ बाघ, हाथी, गैड़ा, भैंसा ये और नीचे खदरों में हिरन ये घूमते हुए दिखाई गए हैं। तो ऐसी मोहर मोहनजोदड़ो से, जिसे हम पशुपति की मोहर कहते हैं, जिसे जो पशुओं के देवता माने जाते हैं, उनकी मोहर के नाम से जानते हैं। तो ये मोहर यही मोहनजोदड़ो से मिली है। एक दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है इन्हीं स्थान से, इसी स्थान से मिली है। तीसरी बात, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर 2025 में यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था कि जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है वो किस स्थान से मिली है। क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। एसएससी में पूछे जाने वाले मैं चीजें बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ कि पशुपति की मोहर किस स्थान से मिली है। दाढ़ी वाले व्यक्ति जो पुजारी है उसकी मूर्ति कहाँ से मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति है वो किस स्थान से मिली है। या मोहनजोदाड़ो है वो किस नदी के किनारे है। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है। यहाँ से सबसे अधिक मोहरें मिली हैं यहाँ से, इस बात को ध्यान रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट मोहनजोदाड़ो जिसके लिए जाना जाता है वो है महान स्नानागार। महान स्नानागार जिसके लिए मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध है। बहुत बड़ा एक तालाब मिला है
जिस जो लोग कहते हैं कि वो उस स्थान से लोग उस स्थान पर लोग नहाते होंगे, तो उसे महान स्नानागार के नाम से जाना जाता है। इस मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई मैंने बता दिया आपको, राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में खोजा गया था। राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में खोजा गया और महान स्नानागार यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें मोहनजोदड़ो में आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पशुपति की मोहर, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, काशी की नर्तकी की मूर्ति, मोहरें, महान स्नानागार और अन्नागार भी यहाँ से मिले, कुछ अन्नागार भी मिले, याद रखना। लेकिन 6 अन्नागार जो हैं वो 6 अन्नागार हड़प्पा में इम्पोर्टेंट है। 6 अन्नागार हड़प्पा में इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो में अन्नागार हैं, लेकिन ये मोहनजोदड़ो है वो महान स्नानागार के नाम से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ स्नानागार सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। अब अगले स्थान पर, पहला स्थान हड़प्पा हो गया, दूसरा स्थान मोहनजोदड़ो हो गया, तीसरे स्थान की बात करेंगे तो तीसरे स्थान को हम कहेंगे लोथल। बहुत इंपोर्टेंट, भारत में पाए जाने वाला स्थल है। ये तो पाकिस्तान में दोनों पाए जाते हैं। ये किस नदी पर है? भोगवा नदी पर। भोगवा नदी पर है। अब इसकी विशेषता क्या क्या है लोथल की? लोथल की विशेषता है अग्निकुंड, अग्निवेदियां। अग्निवेदियों के लिए लोथल प्रसिद्ध है। बंदरगाह, लोथल वो स्थान है जो भोगवा नदी पर सबसे पहला बंदरगाह, जहां से व्यापार होता है। बंदरगाह मतलब जहां से समुद्र से व्यापार होता है, जहाजों के द्वारा व्यापार होता है। तो भारत में लोथल स्थान है जहां बंदरगाह पाए जाते हैं, अग्निवेदियां पाई जाती हैं। ये इस स्थान से चावल की भूसी भी प्राप्त हुई है। चावल की भूसी अग्निवेदियों के लिए प्रसिद्ध है, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। और भोगवा किस राज्य में है? गुजरात में। ये स्थान जो है लोथल किस राज्य में? गुजरात में। चावल की भूसी, बंदरगाह, अग्निवेदियां और कृषि के अवशेष, कृषि की मतलब कुछ और वस्तुओं की चीजें, ये लोथल के स्थान से हमें मिलनी है। अग्निवेदियां, बंदरगाह जिस स्थान से एक व्यापार होता था, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार, मैंने बताया था व्यापार होता है मिस्र से, मेसोपोटामिया से। तो जो स्थल से होता था वो तो अलग होता था, लेकिन समुद्र के मार्ग से जो व्यापार होता था वो लोथल से मिले, बंदरगाह मिले। ये लोथल के लिए जितनी भी जानकारी है वो ये है, इतनी चीजें हमें लोथल के लिए याद रखनी। चौथा है चहूदड़ो। चौथा स्थान जो है वो है चहूदड़ो। ये इसमें ध्यान रखना है, चहूदड़ो को सबसे इंपोर्टेंट है, ये मनका बनाने वाले कारखाने, मनका कारखाने। चहूदड़ो मनका कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन काफी बार एसएससी में पूछा भी गया है कि मनका कारखाना है वो सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से जुड़ा हुआ है? तो मनका कारखाना चहूदड़ो से जुड़ा हुआ है। केवल चहूदड़ो से इतनी हमें जानकारी इतनी याद रखनी है। अगला स्थान चहूदड़ो के बाद बनावली। चहूदड़ो के बाद जो स्थान इंपोर्टेंट दिखता है वो बनावली है, हरियाणा का। ये स्थान है जहां हल की जो टेराकोटा की जो मूर्ति है, टेराकोटा की, वो टेराकोटा की हल की मूर्ति मिलती है। हल की जो आकृति वाला एक खेल मिलता है, मतलब एक जो जिससे बच्चे खेलते हैं खिलौना है, वो टेराकोटा के हल मिलता है यहाँ से। बनावली इसीलिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा का हल, जो जुताई के लिए हल यूज होता है वो टेराकोटा की जो छोटी सी खेल के लिए जो दिखता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो जुताई करते होंगे वो हल के द्वारा है। तो टेराकोटा का जो हल है वो किस स्थान से मिलता है? बनावली से। चंदूगढ़ से मनका कारखाना। छठवां जो स्थान है जो सबसे इंपोर्टेंट माना जाता है वो है धौलावीरा। सबसे इंपोर्टेंट ये भी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और तुम्हारा लोथल के बाद धौलावीरा, ये भी भारत में पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मध्यमा के घाट। मध्यमा के घाट, मध्यमा क्या है? अधिकतर मैंने जितने भी स्थान बताए वहां पर दो चीजें मिलती हैं, जहां पर एक स्थान पे मतलब एक पूरी बस्ती बनी हुई है, मतलब चारों ओर से दीवारों से घिरी हुई है, और एक स्थान पर ऊंचा उठा हुआ है जहां पर शासक वर्ग रहता है, और एक स्थान नीचे है जहां सामान्य लोग रहते हैं। लेकिन धौलावीरा एक स्थान है जहां पर दो सामान्य लोग और
शासक जो लोग हैं और सामान्य लोग हैं उसके बीच में भी कुछ लोग बसे हुए हैं, जिसे कहते हैं मध्यमा। धोलावीरा एक ऐसा स्थान है जहाँ मध्यमा मिलता है। ये मध्यमा है क्या? मध्यमा एक ऐसा स्थान है जो शासक वर्ग और सामान्य वर्ग के बीच के जो लोग थे, जो न शासक वर्ग में सम्मिलित होते न ही सामान्य लोग हैं, जो संपन्न है लेकिन शासक वर्ग में सम्मिलित नहीं होते, ऐसे लोगों को हम मध्यमा में रखते हैं। तो मध्यमा जहाँ है वो धोलावीरा में मिलता है। धोलावीरा में मध्यमा सबसे प्रसिद्ध है। दूसरी धोलावीरा प्रसिद्ध है वो कुएं के लिए। घर के अंदर कुएं मिलते हैं, वो धोलावीरा में मध्यमा मिलता है, कुएं मिलते हैं। प्लस धोलावीरा सबसे लिए प्रसिद्ध है वो है आपके जल निकासी के लिए। जल निकासी के लिए, कुएं के लिए और मध्यमा के लिए जो प्रसिद्ध है वो है धोलावीरा। ये 6 स्थान हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे इंपोर्टेंट स्थान है। क्वेश्चन इन्हीं स्थानों से अधिकतर बार पूछा जाता है। ये हो गए हड़प्पा सभ्यता के स्थल, जिसमें मैंने आपको हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और उसके बाद लोथल के बाद चंदूगढ़, फिर बनावली और धोलावीरा, ये वो स्थान हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता पे सबसे इंपोर्टेंट स्थान माने जाते हैं। और एसएससी में या पीसीएस में कहीं से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं स्थानों से वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। पीसीएस, यूपीएससी क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। बस उनका पूछने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि आते हुए क्वेश्चनों को भी भूल जाते हैं। एसएससी वनडे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है जहाँ मध्यमा पाया जाता है, यहाँ जल निकासी की व्यवस्था सबसे उचित है, या फिर चावल की भूसी पाई जाती है। ऐसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं ये चीज़ें जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो केवल इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि वो चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएँ, चीज़ें अच्छे से आप देख पाओ। तो आज हम जितनी भी चीज़ें देख पा रहे हो, आप वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हो, तो हमारे पास चीज़ें हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, कैमरा है रिकॉर्डिंग करने के लिए। उस समय ये उपलब्ध नहीं थे, लेकिन फिर भी हम उनकी जानकारी ले रहे हैं, उस समय की जानकारी ले रहे हैं। तो ये जानकारी सटीक भी नहीं हो सकती और ऐसी भी नहीं हो सकती जो बिल्कुल सटीक मतलब गलत हो। सटीक हम ये भी दावा नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ, हम ये भी दावा नहीं कर सकते कि ये नहीं हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में अनोखी सभ्यता है, इसके बारे में हमें पता है और हम इसीलिए हम अपनी संस्कृति पे गर्व करते हैं कि जब अधिकतर देशों में जो लोग थे वो शिकारी जीवन जी रहे थे और हम एक ऐसी सभ्यता में जी रहे थे जो अभी की सभ्यता से भी विकसित थी। 2500 ईसा पूर्व, आप समझ रहे हो, आज की जो 2000 वर्ष है और 2500 साल पहले, मतलब 4500 साल पहले हम एक ऐसी सभ्यता बना चुके थे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लोग हमें पिछड़ा बताते हैं। अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कैसे करेंगे? इसी कारण से कि भारतीय हैं बिल्कुल पिछड़े हैं, कुछ जानते ही नहीं है। उन्हें क्या पता था कि हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसी सभ्यता बना के गए थे जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में सबसे विशेष सभ्यता है जिसका अध्ययन हमें करना जरूरी है। ये सभ्यता अपने आप में इसलिए विशेष है क्योंकि जल निकासी व्यवस्था, मान लो घर, 2 मंजिला घर हो या अन्य चीज़ें हों, यहाँ की विशेषता अपने आप में विशेष है। अब वर्तमान में भी चंडीगढ़ एक ऐसा स्थान है और भी भुवनेश्वर, भारत में ऐसी राजधानियाँ बनाई गई हैं जो समकोण पर, जहाँ सड़कें बिल्कुल, घर जो हैं, बिल्डिंगें हैं, अस्पताल है, स्कूल है, बिल्कुल सटीक रूप से बनाए गए। पहले से ही योजना बनाएगी कि ये स्थान कहाँ होने चाहिए। ऐसे शहर हमें 4500 साल पहले, 2500 ईसा पूर्व पहले सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। मोहनजोदड़ो, चंदूगढ़, हड़प्पा, ये वो स्थान है जहाँ पर सही चीज़ें सटीक थी। सड़कें समकोण पर काटती थी। समकोण पर मैं आपको बताऊं कि एक ऊपर से देखें उसको तो एक चेस की तरह इस तरीके की सड़कें थी। ये सड़कें हैं, इन बीच में घर बना हुआ है। इन घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर न खुलते हुए बल्कि सड़क के विपरीत दिशा में जो घर होते थे उसके पीछे खुलते थे, क्योंकि जितनी भी प्रदूषण है, गंदगी है, वो घर के अंदर ना आ सके। अभी लोग सब सड़क के किनारे अपना वो सड़क के तरफ गेट खोलते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जो यहाँ पर जो शहर थे उनकी जल निकासी इतनी सुव्यवस्थित थी कि घर से निकलने वाला गंदा पानी नाली में जाए, वो नाली के बीच में एक गोला आकार का बनाया जाता है, जिससे अगर कभी बरसात में नाली रुक जाती है तो उसको साफ सफाई भी कर सकें। सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। नालियाँ ढकी हुई थी
पक्की सड़कें थी, पक्की ईंटों का उपयोग होता था, कुएं घर के अंदर बने हुए थे। ये सभी जो विशेषता है वो सिंधु सभ्यता की है। हमें इसलिए भारतीय संस्कृति पर गर्व है, क्योंकि हम उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं जो 100, 200, 300, 500 वर्षों की नहीं है, बल्कि हमारी 4500, 5000 साल पुरानी संस्कृति, जिससे हम बिलोंग करते हैं। अभी भी हम प्रकृति पूजा में कितना विश्वास रखते हैं। लोग ये भी सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोग भी इस प्रकृति पूजा करते थे। हम आज भी हम पेड़ों की पूजा करते हैं, प्रकृति में हम हवा की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। उस समय भी ये चीज़ें अगर चलती थी। हम अभी भी फसलों की जो पेड़ पौधे हैं उनकी पूजा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। सिंधु सभ्यता की संस्कृति ही कुछ हाँ बदलाव, समय के साथ बदलाव आता गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को पूर्ण रूप से भुला चुके हो। इसलिए हमें अपनी संस्कृति में विश्वास है। सिंधु सभ्यता को पढ़ने का केवल एक एग्जाम की नज़र से नहीं, बल्कि इस स्थिति से भी कि हम अपनी संस्कृति को अच्छे से जान पाएं, हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। सिंधु सभ्यता अपने चरम स्तर पर पहुंची और चरम स्तर के बाद पहुंचने के बाद इसका पतन भी हो गया, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये किस तरीके से उत्पन्न हुई और इतना विकास कैसे किया, और उसके बाद ये इसका पतन होना कैसे स्टार्ट हुआ। लोगों के अलग अलग मत हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ, इसलिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो उनको नष्ट कर दिया, क्योंकि ये शांतिप्रिय लोग थे। यहाँ पर आपको बताऊं, ये लोहे से परिचित नहीं थे, ये कांसे से परिचित थे। कांसा मैंने आपको बताया है, टिन जो कांसा है, तांबे सबसे पहले तांबे से परिचित हुए। ये इस सभ्यता में सबसे ज्यादा जो धातु उपयोग होती है वो कांसा है। कांसे से लोग परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे, घोड़े से परिचित नहीं थे। यहाँ के लोगों को घोड़े पता है, यहाँ के जो लोग थे वो घोड़ों से परिचित ही नहीं थे। हाँ, कुछ स्थान पर घोड़े के अवशेष मिलते हैं, देखा होगा, लेकिन आप ये वो घोड़े को पालतू बनाया हो, उसका उपयोग किया गया हो, जैसे वर्तमान में हो रहा है या लोगों ने किया युद्ध में जिस तरीके से किया, तो ऐसे उपयोग नहीं हुआ है। घोड़ों से परिचित नहीं थे, तब लोहे से परिचित नहीं थे। हाँ, कृषि करते थे, शांतिप्रिय लोग थे, ऐसे कोई भी हथियार नहीं मिले, इससे ये पता चलता हो कि ये युद्ध करते थे। हाँ, व्यापार करते थे, दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया की जो व्यापार होता था, यहाँ से व्यापार होता था, इसके साक्ष्य में मिले मोहरों के द्वारा। यहाँ की मोहरें मेसोपोटामिया मिस्र में मिली हैं और वहाँ की मोहरें यहाँ मिली हैं, जिससे पता चलता है कि व्यापार होता था, शांतिप्रिय लोग थे। इसलिए कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया और इन लोगों पर अधिकार कर दिया, इसका पतन हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि आपदा आई, बाढ़ हो सकती है, भूकंप हो सकता है, इस कारण से ये सभ्यता नष्ट हुई। उसके बाद सूखा, कुछ लोग मानते हैं कि बरसात होना कम हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि जो सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी के बाद दूसरी सबसे प्रमुख नदी सरस्वती थी, वो सरस्वती नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और वो सूख गई, जिस कारण से यहाँ जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनका पलायन हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग थे वो पहले उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे, उन लोगों ने अपना स्थान बदला और उत्तर की तरफ चले गए, जिसके कारण पूरे भारत में वो फैल गए। ये सभी जो कहानी है, जो बातें हैं, ये केवल कही गई हैं, साक्ष्य नहीं मिले कि किस कारण से सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोगों का पतन हुआ। मेरी बात तो समझ पा रहे हो आप? सटीक रूप से साक्ष्य नहीं है। हाँ, हमें इतना पता है, यहाँ पर टेराकोटा की मूर्तियाँ पाई जाती हैं, मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं, या मन के कारखाने पाए जाते हैं, अग्निवेदियाँ पाई जाती हैं, महान स्नानागार पाए जाते हैं, पक्की ईंटों के घर पाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों से हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे थे। लेकिन ये शहरी सभ्यता थी। इस शहरी सभ्यता के बाद लोग ग्रामीण सभ्यता में आते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि शहरी सभ्यता होने के बाद लोग ग्रामीण, जैसे अगली वीडियो में मैं ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ाऊंगा, तो जो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल होगा वो ग्रामीण सभ्यता होगी। क्योंकि हम मानते हैं कि कुछ लोग खराब होते हैं, उसके बाद अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छे थे, उसके बाद खराब हो गए। मतलब शहरी सभ्यता में थे और उसके बाद ग्रामीण सभ्यता में चले गए। ये एक अपने आप में अचंभित बात है। तो इसका पतन कोई नहीं बता सकता कि आर्यों ने किया या आपदा ने किया, सूखे ने किया, नदी का रास्ता मुड़ गया, या ये लोग अपने आप पलायन कर गए। चीज़ें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि सिंधु सभ्यता अपने आप में बहुत बड़ी सभ्यता थी, जिसने वर्तमान में के लोगों को सिखाया कि अपनी चरम स्थिति को पहुंचने के बाद प्रत्येक चीज़ डाउन होती है। अभी भी लोग अपनी ऊंचाइयों को छूने में लगे हुए हैं, एआई का उपयोग कर रहे हैं, उसको खोज रहे हैं, रोबोटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, स्पेस में नई नई खोजें कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन मानव को पता होना चाहिए कि उसकी भी एक सीमा है। उस सीमा के अंदर रहते हुए हमने पॉल्यूशन कितना कर दिया। लोग पृथ्वी पर पॉपुलेशन मनुष्य की कितनी होगी, सभी जीवों की जनसंख्या घटती जा रही है, मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हमने अपने नदियों को प्रदूषित कर दिया, जमीन को प्रदूषित कर दिया, अंतरिक्ष में कचड़े भरमार कर दी, प्लास्टिक बढ़ोतरी कर दी। हम अपने आप
अपने आप ही अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। हाँ, इन लोगों जो सिंधुघाटी सभ्यता है वो लोग कैसे बदल हुए हमें पता नहीं है, लेकिन हम अगर नहीं बदले, हम नहीं सुधरे, तो हम तो एक समय ऐसा आएगा कि हम अपने कर्मों का भुगतान खुद करेंगे। वो तो चलो एक अलग टॉपिक है। मैं बस इतना कहूँगा कि सिंधुघाटी सभ्यता जितनी भी चीज़ मैंने बताई हैं वो आप सटीक रूप से पढ़ें। उसके बाद इसकी जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद SKVM पर, वो उस टेलीग्राम की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाएं और उसमें इसकी PDF, इस सब्जेक्ट की PDF, वो सॉरी सिंधुघाटी सभ्यता की PDF जो है वो वहाँ मिल जाएगी, वहाँ से आप ले लो और अपने नोट्स रेडी कर लो। जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके क्वेश्चन रह गए, वो क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में सिंधुघाटी सभ्यता के जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी मतलब SSC में पूछे गए, वो अगली वीडियो में आपको करा दूंगा। ये वीडियो कंप्लीट आप देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में अपने विचार जरूर दें कि ये वीडियो इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है या चीज़ें हम कहाँ चीज़ें सुधार सकते हैं। आप अपने विचार जरूर दें, क्योंकि मैं देखता हूँ तो केवल एक, जब आप सभी देखते हो आपके अलग अलग तरीके से जो आपका जो भरोसा है मुझ पर, या आप जो महसूस करते हो कि यहाँ चीज़ें ये गलत हैं, तो वो सुधारने की कोशिश करूँगा। आप ज़रूर बताएं और लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।